right, so let us begin with our class. आज का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 4 है. तो अभी तक हम ये सारी जो चीजें हैं वो तो पढ़ चुके हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग ये पढ़ चुके हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ केसेस हम लोग सीख चुके हैं. जैसे हम लोगों ने देख लिया था कि रॉड की वजह से आपका पोटेंशियल क्या आता है. हम लोगों ने देख लिया था कि रिंग की वजह से हमारा पोटेंशियल क्या आता है. रिंग की वजह से सेंटर पे हमारा क्या पोटेंशियल रहता है और एक्सेस पे हमारा किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल रहता है, ये हमने देख लिया था. आज की क्लास में बच्चों हम आगे चलेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि आर्क की वजह से पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन रहता है. अगर हमारे पास कोई डिस्क होती है तो डिस्क की वजह से पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आता है. एंड इफ वी आर हैविंग स्फीयर, तो स्फीयर हमारे पास हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है या फिर हॉलो स्फेरिकल शेल भी हो सकता है. इनकी वजह से हमारे पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आता है. तो ये हमारा आज की क्लास का एम रहेगा बेटा. तो क्विकली एक बार एक क्वेश्चन से हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं. ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. लास्ट क्लास में रिंग की वजह से पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होता है हम लोग देख चुके हैं. सो ट्राई टू यूज दैट एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन एवरीवन. एक क्विक रिकैप अगर मैं आप लोगों को दूं तो एक क्विक रिकैप दे देती हूँ. पोटेंशियल किसी भी रिंग के सेंटर पे कितना होता है बेटा. सेंटर पे इट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस का जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस अगर आपको x के बराबर गिवन होता है तो इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू हमारी आती है के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एक बार ट्राई टू अप्लाई दिस नॉलेज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू ऑल 1 minute. टेक अ मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. टेल मी क्या आंसर आएगा. बताओ बच्चों क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा. ऑलराइट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज समझते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोल रखा है कि एक पार्टिकल है हमारा जो माइनस क्यू चार्ज का है, उसको हमने पॉइंट पी से रिलीज कर दिया है. ठीक है, पॉइंट पी पे भी आपको दिख रखा है कि पॉइंट पी इज एट सम डिस्टेंस √3 r अवे फ्रॉम द सेंटर. अब आपको बोला है कि आपने इस चार्ज को रिलीज कर दिया, तो जैसे आप ये चार्ज को रिलीज करोगे ये जो चार्ज है वो आपका सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना तो अट्रैक्ट होएगा ये पॉजिटिव रिंग की तरफ, तो ये आपका सेंटर पे आ जाएगा. तो आपसे पूछा इन दोनों सिचुएशंस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, तो वो बताओ. तो बेटा यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल जैसे हमने पहले लगाया था वही वाला प्रिंसिपल हम इधर लगाएंगे. अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, एक टेबल सी बना लो ऐसे. इनिशियल केस है हमारे पास, एक हमारे पास फाइनल केस है. इनिशियली अपन को काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, इनिशियली अपन को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट यू हैव जस्ट रिलीज द पार्टिकल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिटरमिन करोगे. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. तो अगर मुझे पोटेंशियल पता है इस पॉइंट पे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बता सकती हूँ. We know that this distance, which is under root of x square plus r square, this will be what? Under root of 3r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2r के बराबर. सही है बेटा. तो अब यहाँ पर अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करती हूँ तब जो मेरा पार्टिकल है वो √3r डिस्टेंस पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी के क्यू अपॉन 2r. ये मेरा पोटेंशियल है के क्यू अपॉन 2r एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस q. And what will be the final potential energy? Final potential energy will be, now the charge has reached the center point. So at the center point the potential is kq by r. तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल पोटेंशियल लिखूंगी वो कितना हो जाएगा मेरा माइनस q multiplied by kq upon r. This is my final potential energy. So now using this table which we are having, we can use conservation of energy and we will get our answer. डायरेक्टली आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करोगे तो हमें पता है दैट initial potential energy, initial energy will be equal to final energy, which means 0 minus q kq upon 2r should be equal to half mv square minus q
के क्यूब अपॉन आर। तो अब आप इसको इस साइड पे ले जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस क्यू के क्यू अपॉन टू आर। तो यहाँ पर ये कट कुट के आपके पास छोटा सा एक्सप्रेशन बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू के क्यू अपॉन टू आर बच जाएगा, क्योंकि वन माइनस हाफ हो गया ना एक तरीके से अपने पास बच्चों। तो इस तरीके के आंसर में अगर आप आंसर निकालोगे तो जो मेरा फाइनल आंसर आया था, टू से तो टू कट गया, एम की टर्म नीचे आ गई थी बस, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी आया था क्यू के क्यू अपॉन एम आर। इज दिस क्वेश्चन ओके एवरीवन? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल ही लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेई में आ सकते हैं। अब एक मैं आपको आपके जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जेई। दिस क्वेश्चन केम इन 2021। ठीक है, तो एक बार ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो डायरेक्टली सॉल्वेबल यूजिंग द फॉर्मूला व्हिच वी नो। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में सॉल्व भी कर चुके हैं। टेक अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। कैसे करोगे बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? इसकी एक हिंट देती हूँ, फिर ट्राई करो सॉल्व करने की। Let me give you guys a hint to solve this question, then try to solve it and tell me what will be the correct answer in this case. अब यहाँ पर आपको दो रिंग्स गिवन है, टू थिन कोएक्सियल रिंग्स, ईच ऑफ रेडियस a. So basically two rings are given to you इस तरीके से। दोनों की दोनों रिंग्स जो है वो आपको सेम रेडियस की गिवन है, दोनों का रेडियस आपको a के बराबर गिवन है। कोएक्सियल है मतलब उनका एक्सिस भी मैच करता है। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस s। आपको बता रखा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका s के बराबर है। सिंपल। तो आपको बताना है कि दोनों रिंग्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। एक का चार्ज आपको क्यू गिवन है, एक का चार्ज आपको माइनस क्यू गिवन है। ठीक है, लेट मी से दैट दिस रिंग इज रिंग ए, लेट मी से दैट दिस रिंग इज रिंग बी। सो बेसिकली you have to find va minus vb. So try to do it using this hint everyone, try to do it। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में एक सॉल्व किया था पहले भी। We have solved a completely exactly similar question in the last class। बताओ बच्चों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व? हाउ विल वी सॉल्व दिस वन? चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसका डायग्राम फिर से बनाती हूँ। दो हमारे पास ये टेढ़ी रिंग बन गई, पर रीड कर देते हैं। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो, it is given in the question that we are having two coaxial rings, so the axis of both the rings is the same। दोनों का रेडियस आपको सेम गिवन है a के बराबर। लेट मी से दिस इज रिंग a, लेट मी से दिस इज रिंग b। a के ऊपर चार्ज है प्लस q, b के ऊपर चार्ज है माइनस q, and a or b are separated by a distance of s। So from here the first thing which you can conclude is that obviously this distance will be equal to, this distance will be equal to under root of s square plus a square। तो अगर मैं जो ये वाला पॉइंट है, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ए, लेट मी से दैट ये जो सेंटर पॉइंट है इसका दैट इज इक्वल टू ए एंड हियर इट इज इक्वल टू बी। अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिखती हूँ, सो इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस रिंग, वो इसके सेंटर पे लाई करता है, तो के क्यू बाय ए आ जाएगा। और दूसरा वाला पोटेंशियल क्यों आएगा? क्योंकि ये नेगेटिव वाली के एक्सेस पॉइंट पे लाई करता है, उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना होगा? उसकी वजह से पोटेंशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही सेम एनालिसिस हम रिंग डी पे भी कर सकते हैं। तो ये जो वी बी है उसमें ये नेगेटिव क्यू रिंग की तो सेंटर पे आ जाएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन ए आ जाएगा उसकी वजह से, प्लस दूसरी रिंग की वजह से कुछ ये एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि वो इसके एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है ना बच्चों? तो इस तरीके से अब अगर आप इसी को दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके, अब तो मैथ्स रह गई बस, इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, यू विल गेट, ये दोनों सब कुछ ऐड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टू के क्यू अपॉन ए प्लस टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टू के।
-2k। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 2k³ वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/a -1/√(s² + a²। अगर आप k को 4πε0 के टर्म्स में लिखते हो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा q/2πε0, क्योंकि 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/a -1/s² + a²। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन आ गया है, वेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। इज दिस क्वेश्चन ओके एवरीवन? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम, नो मैम, क्वेश्चन समझ में आया बेटा सब बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड। तो अब हमें जो अगली चीज, अब थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप की चीजें ही है इसमें, और कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर आपका, मतलब कैपेसिटेंस बचा है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में यही सब है। तो अब सपोज आपके पास एक ऐसे पूरा एक सर्कल होता है ना हमारे पास, जैसे अगर आपके पास एक पूरा सर्कुलर होता है तो आर्क का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ये पूरा एक बड़ा सर्कल था, तो आर्क का मतलब क्या है कि इसी सर्कल का कुछ हिस्सा है मेरे पास, इसी सर्कल का कुछ हिस्सा है मेरे पास, एंड दिस आर्क इज मेकिंग सम एंगल थीटा, इट्स इंस्क्राइबिंग सम एंगल। अगर इस तरीके का मेरे पास कोई आर्क है सपोज, जो नीला वाला है, और इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दे रखा है, तो इसकी वजह से हमारा कितना पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा सेंटर पे, वो अपन को डिटरमिन करनी है। तो लेट मी से दैट दिस एंगल व्हिच द आर्क इज मेकिंग इज इक्वल टू थीटा। इस चार्ज के ऊपर सपोज, इस आर्क के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा के बराबर है। इस तरीके की सिचुएशन में कैसे करेंगे बच्चों क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, इस तरीके की सिचुएशन में कैसे करोगे? अगर आपको ये रेडियस आर गिवन है, ये जो एंगल है वो आपको थीटा गिवन है, तो आप आर्क की लेंथ तो निकाल ही सकते हो, है ना? वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ। आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? आर्क की लेंथ कितनी होती है आपकी? आर थीटा। इसका मतलब है चार्ज कितना हो जाएगा आर्क के ऊपर, अगर आप चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय आर थीटा। सही है, तो फिर तो पोटेंशियल हमारे पास डायरेक्टली आ गया ना, पोटेंशियल तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया। पोटेंशियल आपका कितना होता है? k/r। इसका मतलब है पोटेंशियल आपके पास कितना आ गया? आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, k थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बचेगा, which implies potential is equals to lambda theta upon 4πε0। तो अगर आपको कोई भी पेचीदा सा क्वेश्चन देना होगा, आपको कोई आर्क दे देंगे और बोलेंगे कि इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्टली वो वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला थोड़ा सा डेरिवेशन हमारा पेचीदा है, डेरिवेशन पे ज्यादा अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो डेरिवेशन अगर अगेन देखनी है तो आप लोग एक बार मेरे बिटली लिंक पे जाकर डेरिवेशन को देख सकते हो। मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी कि इसको कैसे डेरिवेशन आप कर सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को ट्रीट कर रही हूँ एज अ मिक्सचर ऑफ मेनी रिंग्स, है ना? अगर मेरे पास बहुत सारी रिंग्स हो जिनको मैंने एक एक करके यहाँ पर स्टैक कर दिया है, तो उसी की वजह से तो ये डिस्क बनेगी। सही बात है बेटा? अब यस हमें मैम। पता है, हमें पता है कि फॉर अ रिंग, अगर आप रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पे एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है k³/r² + x² रेज टू हाफ, है ना? मतलब √r² + x² रहता है। तो वही सेम एनालिसिस मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, वही सेम एनालिसिस मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। लेट मी से कि मेरे पास एक छोटी सी कोई रिंग है जिसके ऊपर dq चार्ज है, छोटी सी कोई रिंग है जिसके ऊपर dq चार्ज है। तो हम लोगों को पता है कि सिग्मा की वैल्यू होती है यहाँ पर q/πr² के बराबर। तो अगर मैं dq चार्ज की वैल्यू लिखूंगी वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसको एक रिंग को एक रेक्टेंगल की तरह इमेजिन करो। रिंग की लेंथ आपको पता है 2πr से निकल जाएगी, और थिकनेस आपको रिंग की सपोज dr दे रखी हो, तो सिग्मा इंटू 2πr dr आ जाएगी इसकी, 2πr dr आ जाएगी इसकी dq की वैल्यू। तो अब अगर इस छोटी सी रिंग की वजह से मैं पोटेंशियल निकाल रही हूँ एट पॉइंट पी, वो कितना हो जाएगा? k dq/√x² + r²। If I rewrite it, I will get the value of छोटा सा potential as k into sigma multiplied by 2πr dr upon √x² + r²। सही है बेटा? तो अब आपको खाली इंटीग्रेशन करने का रह गया, सॉरी x² + r² यहाँ पर
स्मॉल आर स्क्वायर आएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब आपको खाली इसको इंटीग्रेट करके जो फाइनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकालनी है। के आपके पास कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई आपका कांस्टेंट है। यू हैव टू इंटीग्रेट आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसकी लिमिट्स कहाँ से लगाओगे, इस पॉइंट से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक, मतलब 0 से लेकर आर। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप लोगों के पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई यूज्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आफ्टर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे पास जो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सब बच्चे लिख लो। आई थिंक पता नहीं किसका नीट का पेपर था, जेई का था, डायरेक्टली पोटेंशियल की वैल्यू पूछ ली थी आप लोगों से। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये मेरी वैल्यू आई थी पोटेंशियल की। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे सब बच्चे। टेक अ फ्यू सेकंड्स, नोट दिस एक्सप्रेशन डाउन। ठीक है, एक बार टेक अ फ्यू सेकंड्स, नोट दिस एक्सप्रेशन डाउन। ऑलराइट, लेट मी समराइज दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन लिखा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सिग्मा को चार्ज के टर्म्स में लिख दोगे तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वही सेम चीज ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से आप जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ई एफ लिख दिया है। तो ई वेक्टर की वैल्यू हो जाती है माइनस डीवी अपॉन डी एक्स एक्स कैप। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग मुझे बताओ कि ये टाइमिंग वैसे 10 से 11 का आप लोगों को सूट करता है क्या, या फिर पहले वाला ही सही था? दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, ठीक है। बाकी बच्चे ही बताओ बेटा। यस मैम, दोनों ही ठीक हैं। दोनों ही ठीक है बच्चों। चलो एक बार मैं बात कर लेती हूँ बाकी टीचर्स से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स कैप। सो यू गाइस कैन वेरीफाई दिस, आई हैव नॉट डन द एंटायर डेरिवेटिव, बट आप ये वाली जो डेरिवेटिव है वो निकाल सकते हो पूरी प्रॉपर इसको करके। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की डेरिवेटिव आपको पता ही है, वैसे ही एक्स की डेरिवेशन कर लो, कोई ऐसे दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तुम ऐसे एक्सपर्ट स्टूडेंट हो हमारे जेई वाले, अभी धीरे धीरे जैसे ही सेकंड टर्म पे पहुंचोगे और मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, वैसे वैसे आप लोग और एक्सपर्ट होते रहोगे इस टॉपिक में। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिस्क की वजह से आ सकती है। इज दिस पार्ट ओके गाइस? पोटेंशियल की भी निकाल ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी निकाल ली। सही है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, यस मैम। वेरी गुड। अब हमें अपना जो मेजर इंपॉर्टेंट केस है इस चैप्टर का, जो आपका शेल और स्फीयर की वजह से होता है, वो डिस्कस करना है। तो बेटा शेल की वजह से हमें पता है 2 केसेस बनते हैं, वही केसेस पहले भी थे, अभी भी वही केसेस है। एक होता है हमारे पास आउटसाइड द शेल, एक होता है आपके पास आउटसाइड द शेल, और एक होता है हमारे पास इनसाइड द शेल। तो आउटसाइड द शेल वाले केस में सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, लेट मी रीड्रॉ इट। ठीक है, सपोज वी आर हैविंग अ स्फेरिकल शेल एंड सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब हमें इसके बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ये इसका सेंटर है, रेडियस इसका आर के बराबर है, और ये मेरा एक पॉइंट है रैंडम जिस पे मुझे वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहाँ पे आपको पता है कि आर कैप आपका इस डायरेक्शन में आ गया एक तरीके से, और हमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी पता है कि यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगा। सो लेट मी से दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, दिस इज पॉइंट पी, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू आर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं भाई, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। डीवी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इंफिनिटी से लेकर एट आर तक, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी से लेकर आर तक ई डॉट डी आर। यही तो हमने एक्सप्रेशन यूज किया है पहले भी। सो ऑल आई हैव टू डू इज फाइंड दिस नाउ। अब हमें पता है पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है, तो डायरेक्टली आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट आर आएगा।
कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी से लेकर आर। जब ई डॉट डी आर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आर कैप है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपके पास ई डी आर ही आ जाएगा एंड यू विल गेट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। स्मॉल आर स्क्वायर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। आउटसाइड द शेल वी हैव द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ यू गाइस कैन वेरी सिंपली सॉल्व इट, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर इफ आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका शेल के लिए भी वैलिड है, यही सेम फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे स्फीयर के लिए भी, यही सेम चीज आती है, कोई अलग चीज नहीं आती। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब चलो अपन आगे चलते हैं। नाउ दैट इज डिस्कस द नेक्स्ट केस। द नेक्स्ट केस इज अगर हमारा जो पॉइंट है दैट इज इनसाइड द शेल। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट केस, दैट हमारा जो पॉइंट है दैट इज इनसाइड द शेल। सो नाउ इफ माय पॉइंट इज इनसाइड द शेल, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है भाई, मेरे पास ये शेल है और ये जो शेल है मेरा, ये सपोज पिछले केस का वाला ही शेल है, कैपिटल आर इसका रेडियस है, और ये जो शेल है ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये ना मैम पॉजिटिवली चार्ज शेल आ गया, मजे आ गए। तो बेटा इसका रेडियस आपका आर के बराबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस शेल के अंदर सपोज ये स्मॉल सा कोई एलिमेंट है, इस पे बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। तो यार तुम लोग तो डायरेक्टली बोल दोगे कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब अगर किसी चीज का वैल्यू 0 होता है तो उसको जब इंटीग्रेट करता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल आना चाहिए, बट वो हम प्रूव कैसे करेंगे? वो प्रूव करने के लिए इसको ना सिचुएशन को कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, इस सिचुएशन को कुछ इस तरीके से इमेजिन करो दैट ये वाला जो पॉइंट है तुम इस पे आए कैसे? पहले तुम इन्फिनिटी से आए कैपिटल आर पे, उसके बाद आए ना ये स्मॉल आर वाले पॉइंट पे, है ना। तो सबसे पहले आपका जो आर था दैट इज चेंजिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एंड सेकेंडली फिर ये जो हमारा आर है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम आर टू आर इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू गिवन है आर की। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग है, सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग है। इस तरीके की चीज को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास पोटेंशियल जो होता है वो दो टर्म्स की वजह से आ जाता है। एक तो इन्फिनिटी से लेकर आर जो हमारा ई आउटसाइड का एक्सप्रेशन है डॉट डी आर, और दूसरा हमारा आ जाता है इंटीग्रल ऑफ आर से लेकर स्मॉल आर जो हमारा ई इनसाइड का एक्सप्रेशन है, इनसाइड का एक्सप्रेशन है डॉट डी आर। भाई अब तो ये जो है मेरा ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो हमारा 0 होता है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आपके पास कुछ पिछले जैसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। यू विल गेट माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर, खाली लिमिट्स चेंज हुई है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है, फाइनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर के बराबर। तो बेसिकली अगर आपके पास एक शेल होता है तो शेल के अंदर आपका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है। इज दिस आल्सो ओके गाइस? Yes, सही ma'am. बेटा। तो ये वाली चीज भी आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका व्हेन आर इज लेस देन आर पोटेंशियल आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है के क्यू अपॉन आर तक, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर तब आपका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है आपकी के क्यू अपॉन स्मॉल आर के बराबर। तो ये वाली जो वैल्यू है अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो, इफ यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम, तो हमारे पास बनेगा ये आपका आर है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी इनिशियली, तो है ना, जब तक आपका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, आपकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, एंड देन इट विल डिप, एंड देन इट विल डिप। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी वैल्यू रही है के क्यू अपॉन आर के बराबर, जब तक आपका आर तक सरफेस पे नहीं पहुंचा है। और इसके नीचे अगर आप जा रहे हो तब आपका जो पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप लोगों को याद हो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमारा कैसे बना था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी शेल के अंदर आई थी 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो हमारी शेल के अंदर 0 आई थी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है इसका मतलब है कि पहला चैप्टर रिवाइज करना है। और हमने देखा था कि फिर जैसे ही वो सरफेस पे आता है उसके तो एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है और उसके बाद वो भी डिप होना शुरू हो जाता है।
ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये थी हमारी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हमारी वैल्यू आई थी, तो सिग्मा वगैरह के टर्म्स में हमने इसकी वैल्यू लिखी। सही है बेटा? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलना ही पड़ेगा आगे तो मैम। अब यही, चलो शेल का काम तो हो गया, नाउ लेट्स कम टू द स्फीयर वाला पोर्शन। तो यही सेम एनालिसिस स्फीयर के लिए कैसे करोगे ये बताओ? यही सेम एनालिसिस स्फीयर के लिए कैसे करोगे? ठीक है, अब सपोज r इज ग्रेटर देन r, यही सेम है सारा एक्सप्रेशन, कुछ अलग नहीं है। अब हमारे पास एक स्फीयर है, ऐसे चार्ज है ना, ऐसे देखे तो ना हमने दो तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसका भी रेडियस जो है वो आपका कैपिटल आर के बराबर है। इसकी वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस आर पे आपकी क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। डिस्टेंस आर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है? तो बेटा ये वाला जो है ये आपका आर कैप होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वही सेम सॉरी वोल्टेज का वही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। करके देख लेना, अगर आप v इंफिनिटी से फिर से इसको इंटीग्रेट करते हो वी आर के लिए dv को, वही सेम एक्सप्रेशन लगेगा इफ यू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। फिर से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर ही है ना, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा आपका 1 आ जाएगा। सो व्हेन यू विल इंटीग्रेटेड, पोटेंशियल की आपके पास फाइनल वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर के बराबर, वही सेम वैल्यू रहती है। ठीक है बेटा, यही वाली जो वैल्यू है इसको आप रो के टर्म्स में भी लिख सकते हो, वो भी हमारे काफी काम आता है। तो अपन को पता है दैट रो होता है आपका क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब, मतलब क्यू डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। और यहीं पे अगर आप के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे ही आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करोगे आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा एंड यू विल ऑब्टेन रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अपन लोगों को पता होने चाहिए। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? एक बार देखो, एक बार ये एक्सप्रेशन, जस्ट लुक एट इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये एक्सप्रेशन मैम रिपीट करना। Can you guys hear me? Can you guys see me now? Yeah. यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा, आई थिंक बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। ऑलराइट, कैन यू सी माय स्क्रीन एज वेल? Yes, मैम। ठीक है बेटा, तो एक बार स्क्रीन देखो, अब एक बार देखो ये वाला फॉर्मूला क्लियर है? शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? मैम रिपीट कर देना। एक बार रिपीट कर देती हूँ बच्चों, मैंने क्या बोला कि जो सेम एक्सप्रेशन पहले बन रहा था ना शेल वाला, वही सेम एक्सप्रेशन स्फीयर के केस में बनता है। आउटसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आया था, पोटेंशियल भी सेम ही आता है। तो अगर आपका पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वही के क्यू बाई आर वैल्यू आती है। यहाँ पर अगर आप चार्ज की जगह रो के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को निकालते हो और के की जगह अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट कर देते हो, सो दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच वी ऑब्टेन। सो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको खाली कैपिटल आर और स्मॉल आर गिवन है और पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्टली आप ये एक्सप्रेशन यूज करके निकाल सकते हो। जब बाद में हम कैविटी प्रॉब्लम वाले केसेस करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन हम काम में लेंगे। ठीक है बेटा, चलूं आगे? यस मैम। अब यहीं से देख के बताओ सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है। के क्यू बाई आर, वेरी गुड। अगर हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है तो सरफेस पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर।
तो ये ना बेटा के क्यू बाय आर पोटेंशियल होगा। अगर आप उसको दूसरे वाले एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखोगे तो रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन। चलो अब ये चीज अपन को क्लियर हो गई। इसका भी ऐसे बना देते हैं डब्बा सा, बढ़िया सा हाईलाइट हो जाएगा, तुम लोगों के नोट्स पे सुंदर लगेंगे। अब थर्ड और फाइनल केस बचता है हमारा व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है तब बच्चे पूछेंगे कि मैम इस केस में क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर वैसा ही सिचुएशन है जो अभी पिछले केस में था कि अब हमारा ऐसे अंदर से ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से, एंड ये हमारा सेंटर है और ये हमारा कोई पॉइंट है आर के। ये जो आर डिस्टेंस वाला पॉइंट है इसमें आप लोगों से पूछा गया कि बताओ क्या वैल्यू रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये निकालने के लिए आप अपना रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करो इसको। इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है। इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पोटेंशियल एट आर और पोटेंशियल एट स्मॉल आर dv आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी लिमिट्स चेंज कर दी है कैपिटल आर से आर में, हम आर को रेफरेंस पॉइंट मान के स्मॉल आर तक जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक ई डॉट डी आर। तो अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपन लोग पहले निकाल चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर के अंदर कितना होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन कुछ बनेगा कैपिटल आर से स्मॉल आर के क्यू आर स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब डी आर। तो ये के क्यू अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लो, खाली आर के टर्म्स में अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेते हो तो आपके पास जो पोटेंशियल बचता है वी आर माइनस वी कैपिटल आर लिमिट लगाकर हमारे पास ये पोटेंशियल आता है माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब small r square minus capital R square. You guys can verify this expression. Now we already know that potential at point R, मतलब potential at the surface is equal to kq upon R. तो ये वाली चीज भी जब आप यहाँ पे प्लग इन कर देते हो, मेरी जो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू आई थी, यू गाइस कैन आल्सो वेरीफाई द सेम एक्सप्रेशन। मेरी जो फाइनल वैल्यू आई थी इट वाज kq अपॉन 2r क्यूब 3r square minus small r square. So this was the value of potential which I obtained. Again, यहाँ पर भी अगर आप Q की जगह इसके रो के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आप K को एक्सप्रेस कर दो तो ये वाला भी फॉर्मूला आप लोगों का चेंज हो जाता है और फाइनल जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो आ जाता है रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आपके पास बच जाता है 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपके स्फीयर के केस में इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हो कि अगर आपका आर की वैल्यू 0 है, अगर मैं आपसे सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रही हूँ तो यहाँ पर सेंटर पे भी आपका कुछ पोटेंशियल आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आपका आर पे डिपेंड करता है, स्मॉल आर पे डायरेक्टली, तो आर 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। But this is the expression which you will get for potential. Is this also okay बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो। क्विकली इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, VC is equals to रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एट द सेंटर, दिस इज एट द सेंटर। अगर आप सरफेस पे देख रहे हो तो सरफेस पे आपके पास आ रहा है के क्यू अपॉन आर, इसकी वैल्यू हमने निकाली है रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेंटर पे आपके पास कुछ मैक्सिमम पोटेंशियल आया है, फिर सरफेस तक आपका पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, और फिर अगर हम आर ग्रेटर देन आर पे देखते हैं तो हमारे पास के क्यू अपॉन आर की टर्म आती है। तो बेटा अगर मैं इसका पोटेंशियल का कर्व बनाती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कर्व बनता है कि इनिशियली, रुको लेट मी रीड्रॉ दिस। जब मेरा डिस्टेंस आर है और इनिशियली मेरा जो पोटेंशियल है वो हाई होता है। ठीक है, इनिशियली हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, दैट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। अब ये जो सेंटर वाला पोटेंशियल है ये डिप करता है, डिप करता है, डिप करता है, एक अपनी वैल्यू पे आ जाता है सरफेस की। वंस इट हैज द सरफेस वाली वैल्यू तब वो इनवर्स रिलेशन से डिप करना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिपिंग विद एन इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व जब प्लॉट किया था,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व में हमने देखा था कि इनिशियली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज करता है जब तक हम आर डिस्टेंस पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये चीज तो हम वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं ना, जैसे जैसे हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इनिशियली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट कम्स आउट एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड आफ्टर दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स टू डिक्रीज, आफ्टर दिस इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 1/r के प्रोपोर्शनल आने शुरू हो जाती है। इज दिस पार्ट आल्सो ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे बेटा? यस मैम। चलो, अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज कि अभी तक हमने सारे के सारे पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस डन एंड डस्टेड है, पोटेंशियल वाला पार्ट आपका खत्म है, खाली एक कॉन्सेंट्रिक शेल वाला जो पार्ट है वो हमारा बच गया है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रिक शेल का मतलब क्या होता है भाई? शेल का मतलब बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर एक शेल ऐसे हमारे पास, बहुत ही बुरा शेल बनाएंगे मेरा, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। So if suppose I'm having a shell like this and I'm having another shell like this, ठीक है, दोनों शेल पे अपना अपना चार्ज है, कुछ दोनों शेल पे अपना अपना कुछ चार्ज है, इस पे कुछ Q1 चार्ज है, इस पे कुछ Q2 चार्ज है, और दोनों का आपको रेडियस गिवन है, पहले वाले का रेडियस स्मॉल a गिवन है, दूसरे वाले का रेडियस आपको b गिवन है। तो अब बेटा इस तरीके की सिचुएशन में अगर आपसे अलग अलग पॉइंट्स पे पूछा जाता है कि पोटेंशियल बताओ, सपोज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताओ, इनर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये वाला जो पॉइंट है इस पे पोटेंशियल बताओ, दिस इज एट अ डिस्टेंस r। तो इस तरीके के पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल बताओगे? अब ये जो पोटेंशियल कैसे बताओगे, लेट मी से दिस इज शेल 1, लेट मी से दिस इज शेल 2। अब कॉन्सेंट्रिक शेल में दोनों को आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। आप लोग देख सकते हो कि अगर मुझे पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है, तो पहले वाले शेल के लिए तो वो अंदर का पॉइंट है, पहले वाले शेल के लिए इट इज एन इनर पॉइंट, और दूसरा वाला जो शेल है उसके लिए भी इनर पॉइंट है, दूसरा वाला जो शेल है उसके लिए भी इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्टली के क्यू अपॉन कैपिटल आर होती है। तो पोटेंशियल एट ए कितना आ जाएगा आपका? के क्यू वन अपॉन ए प्लस के क्यू टू अपॉन बी। सही है बेटा? ठीक है, वैसे ही अब सपोज अब मैं आपसे पोटेंशियल पूछ रही हूँ, ये तो मेरा ए पॉइंट था, अब मैं आप लोगों से पोटेंशियल पूछ रही हूँ इस पॉइंट पे। लेट मी से दैट दिस इज सम पॉइंट बी एंड इस पे आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो आप फंस जाओगे, अब कैसे बताओगे? अब पॉइंट बी को ऑब्जर्व करो, पॉइंट बी वाला जो पॉइंट है वो पहले शेल के लिए तो आउटर पॉइंट है, तो उस पे आउटर पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे, और दूसरे शेल के लिए तो वो भी इनर पॉइंट ही है, दूसरे शेल के तो अभी भी अंदर ही लाई कर रहा है, तो दूसरे शेल के लिए तो इनर पॉइंट है, तो V2 के लिए मैं इनर का एक्सप्रेशन लगा दूंगी। तो फिर से मेरे पास अब VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब आउटर के लिए मेरा एक्सप्रेशन कितना लगता है? के क्यू वन अपॉन आर, जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा ना, लेट मी से दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू आर, तो के क्यू वन अपॉन आर आ जाएगा। और इनर वाले के लिए अभी भी खाली रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो के क्यू टू अपॉन बी बैठेगा यहाँ। सही है बेटा? इज दिस ऑल्सो ओके? ठीक है बच्चों, अब फाइनल पॉइंट, सपोज मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, ये वाला पॉइंट, सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, दिस इज माई पॉइंट सी, और ये भी मेरा किसी आर डिस्टेंस पे, अब मैं इस पे आपका पोटेंशियल पूछ रही हूँ। तो बेटा आप पोटेंशियल एट पॉइंट सी निकालने के लिए क्या करोगे? अब तुम देख सकते हो पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल है वो V1 के लिए भी आउटर पॉइंट है और V2 के लिए भी आउटर पॉइंट है, दोनों के दोनों शेल्स के लिए आउटर पॉइंट है। तो इन पे जो आपका पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा? के क्यू वन अपॉन स्मॉल आर प्लस के क्यू टू अपॉन स्मॉल आर। तो इस तरीके का एनालिसिस करके बेटा कॉन्सेंट्रिक शेल के अंदर आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपना पोटेंशियल का एक्सप्रेशन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। सही बात है ना? आपको खाली ये देखना है कि उस पर्टिकुलर शेल पे कितना चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो बनानी ही बनानी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है वो आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और उसकी वजह से हमारा क्या क्या पोटेंशियल आ रहा है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे? चलो, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। ए और बी पे पोटेंशियल बताना है, बताओ क्या पोटेंशियल आएगा? ये तो के क्यू बाय आर वन।
बेटा 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बीच में पॉइंट चार्ज है, एक आपका शेल 1 है जिसपे Q1 चार्ज है, एक पे आपका Q2 चार्ज है, तो 3 एक्सप्रेशन आने चाहिए ना तीनों की वजह से, है ना। इसका हिंट यही है क्वेश्चन का, चलो हिंट भी मैं दे देती हूँ सब बच्चों को। इस क्वेश्चन का हिंट यही है कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है, इट इज बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज योर पॉइंट चार्ज, एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, और 2 आपके पास शेल है, एक आपका शेल 1 हो गया जिसपे आपका Q1 चार्ज है, और एक आपका शेल 2 हो गया, राइट। लेट मी से दैट दिस इज शेल 1, लेट मी से दैट दिस इज शेल 2, बीच में आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो पोटेंशियल तो तीनों वजह से आएगा ना। तो अब एक बार यूजिंग दिस हिंट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। क्या होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, एक बार बताओ बेटा। बताओ बच्चों क्या आया वैल्यू। चलो, तो बेटा अब जो ये आपका ए पॉइंट है, अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, अगर ए पॉइंट को आप लोग देखते हो तो ए पॉइंट जो है आपका वो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। जो पहला वाला शेल है उसके लिए वो इनर पॉइंट है, तो उसके लिए आपका आएगा के क्यू वन अपॉन ए। जो दूसरा वाला शेल है उसके लिए भी इनर पॉइंट है, तो के क्यू टू अपॉन ए, के क्यू टू अपॉन बी। और अगर सिमिलरली मैं वी बी की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा फिर से, तो के क्यू अपॉन आर वन। अब जो ये पहला वाला है फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के ये आउटर पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर वन। और सेकंड वाला जो शेल है, जो बाहर वाला कॉन्सेंट्रिक शेल है, उसके लिए दिस इज एक्टिंग एज अ इनर पॉइंट, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगी ये आएगी के क्यू टू अपॉन। सही है बच्चों, इज इट ओके। अगली क्लास में तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है और तुम्हारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट शुरू करवा दूंगी, तो ये पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो लेगा आज की क्लास में। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई टू सॉल्व इट। टेक 2 minutes, try to solve this question everyone। सेम तरीके से ही सॉल्व होगा जो पिछला वाला करा है हमने, बस 2 मिनट लो, एक बार ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आएगा बच्चों, एक्सप्रेशन बताओ। के क्यू बाय बी के प्लस के क्यू बाय Q1। ठीक है, चलो अपन निकालते हैं। अब आपको ए बी और सी 3 पॉइंट गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए जो है वो दोनों के सेंटर में ही लाई कर रहा है, तो पहले वाले के लिए भी इनर पॉइंट है, दूसरे वाले के लिए भी इनर पॉइंट है। तो पहले वाले पे चार्ज है Q1, रेडियस है उसका ए के बराबर। दूसरे वाले पे चार्ज है आपका Q2, रेडियस है उसका बी के बराबर। सही है, इज दिस ओके। यस मैम। ठीक है बेटा, एक बच्चा हैंड रेस कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बताओ। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। चल बहुत बढ़िया। अब वैसे ही अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा बेटा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से है, एक तो ये आपका जो शेल है, पहला वाला शेल है, उसके लिए ये सरफेस का ही पॉइंट है, इस पे तो ये पिछले वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा सेम, और दूसरे वाले के लिए स्टिल इट इज एन इनर पॉइंट। अब अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी निकालती हूँ, तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, पॉइंट सी पे ए के लिए तो आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो के क्यू वन अपॉन बी आ जाएगा, और जो सेकंड वाला शेल है उसके लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो के क्यू टू अपॉन बी, अंदर का पॉइंट नहीं, सॉरी सरफेस का पॉइंट है, दिस इज एट द सरफेस।
इज दिस ओके? तीनों के एक्सप्रेशन आ गए? यस मैम। सही है, चलो अब ये वाला देखो, इसमें बताओ क्या आएगी वैल्यू। देखो इसमें बताओ क्या वैल्यू आएगी, सब बच्चे बताओ। 4 पॉइंट है इसके अंदर, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था वैसा ही सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। अगेन टेक अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए बी सी डी पे क्या आ रहा है अपनी कॉपीज में सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम इसलिए देती हूँ कि मैं तो सॉल्व कर दूंगी पर तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर तुम्हें दिक्कत आएगी कि नहीं मैम हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो कैसे होंगे सॉल्व? चलो साथ में सॉल्व करते हैं बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट ए देखती हूँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज अगेन क्यू के लिए भी अंदर का पॉइंट है, 2 क्यू के लिए भी अंदर का पॉइंट है, तो के क्यू अपॉन ए प्लस के इंटू 2 क्यू अपॉन रेडियस, आपको इसमें 3 है गिवन है तो अपॉन 3 है। अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी देखती हूँ, तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगेन के क्यू अपॉन ए उसके सरफेस पे है, फिर से यहाँ पर आपके पास के इंटू 2 क्यू अपॉन 3 है कि इसके लिए पॉइंट अंदर है। अगर मैं पोटेंशियल एट सी लिखूंगी तो अब ए के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, और बी के लिए अभी भी इनसाइड पॉइंट ही है, तो के इंटू 2 क्यू अपॉन 3 ही आएगा। एंड इफ आई एम राइटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो पॉइंट डी के लिए अगेन ये आउटसाइड पॉइंट है फर्स्ट शेल के लिए, तो आपके पास आ जाएगा के क्यू अपॉन 3 है, और सेकंड शेल के लिए आपका यही सेम पोटेंशियल आएगा। सेकंड शेल का पोटेंशियल सारे केसेस में सेम ही आ रहा है, क्योंकि सबके लिए या तो फिर आपका पॉइंट अंदर है या फिर आपका पॉइंट सरफेस पे है। जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक आपका पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा। चलो अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ क्या आंसर लिखोगे, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। वी ए वी बी वी सी वी डी एक बार निकालने की कोशिश करो। कैसे करेंगे बच्चों? अब अगर मैं वी ए की वैल्यू लिखती हूँ, तो जो ए पॉइंट है वो सारे शेल के लिए अंदर वाला पॉइंट ही है, तो के क्यू वन अपॉन ए वन, द के क्यू वन अपॉन ए प्लस के क्यू टू अपॉन बी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी, ये आएगा एक्सप्रेशन। डू यू गाइस एग्री विद दिस? यस मैम। यही सेम एक्सप्रेशन तुम्हारा वीबी का भी आएगा, वीबी का एक्सप्रेशन, क्योंकि कुछ डिफरेंस ही नहीं आया। अब आ जाओ वी सी पे, तो सी वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए के लिए, तुम्हारा बन जाएगा के क्यू वन अपॉन बी, क्योंकि बी डिस्टेंस पे है ना वो सी वाला जो पॉइंट है, प्लस के क्यू टू अपॉन बी उसके लिए सरफेस वाला पॉइंट है, और प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी उसके लिए अभी भी अंदर वाला पॉइंट है। अगर मैं पोटेंशियल एट डी लिखती हूँ तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट बन गया, तो पोटेंशियल एट डी मेरा कितना आ जाएगा, के क्यू वन अपॉन सी प्लस के क्यू टू अपॉन सी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी। ठीक है, समझ में आई ये चीज बच्चों? चलो अब एक बार ये वाला चीज देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब सपोज आपके पास दो स्फीयर है, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक का रेडियस स्मॉल आर है, एक का रेडियस आपका कैपिटल आर है। ठीक है, आपको कैपिटल आर इज गिवन देन स्मॉल आर गिवन है, इसलिए मैंने इसी तरीके से इसको बना दिया। आपको बोला है कि इन दोनों स्फीयर पे टोटल चार्ज आपका क्यू बिछा दिया गया है, टोटल चार्ज आपका क्यू बिछा दिया गया है। तो अगर मेरा स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो बड़े स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू।
आपको बोला है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो किसी भी पॉइंट पे विच इज इनसाइड दिस स्फीयर आपको बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। किसी भी पॉइंट पे विच इज इनसाइड दिस स्फीयर पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। सबसे पहले आपको ये स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको दोनों की सरफेस डेंसिटी इक्वल गिवन है, इसका क्या मतलब है, Q अपॉन एरिया, एरिया इज 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखती हूँ 4 पाई से 4 पाई कट गया, मेरे पास बचेगा क्या, Q इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया था बच्चा, तो मेरे पास जो चार्ज ऑन इनर स्फीयर आया था वो आ गया था Q आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और जब इसी, माइनस क्यों किया था हमने? कहाँ बेटा, हाँ अगर आपका टोटल का टोटल जो चार्ज है वो कैपिटल वो Q इस पे, कैपिटल क्यू में से हमने स्मॉल क्यू माइनस क्यों किया था? ये कम होता रहता है चार्ज इसलिए। नहीं सोचो क्यों किया है माइनस, आपको बोला है कि कैपिटल चार्ज Q दोनों पे सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर एक पे मैं सोच रही हूँ कि उस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो दूसरे पे कैपिटल Q माइनस क्यू चार्ज नहीं होएगा? दोनों पे ये टोटल समझ चार्ज मिलाकर कैपिटल Q के बराबर है ना बच्चा। ये समझ ठीक है, तो वहां से मैंने ये स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली, दिस इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, दिस इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर। वैसे ही मैं आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना है Q माइनस Q वो निकाल लूंगी। दोनों के मेरे पास चार्ज आ गए, फिर तो पोटेंशियल निकाल ही लिया ना, रेडियस तो मुझे पता ही है। तो आउटर स्फीयर पे चार्ज है वो आप निकाल लोगे, यहाँ पर Q माइनस Q कर लो। तो ये जो वैल्यू आई थी मेरे पास, यहाँ से आर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, Q इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर वैल्यू आती है। So this is our charge. This is our charge on outer sphere now. This is my charge on outer sphere. Is this also okay? यस ठीक है मैम। बेटा, तो अब अगर आप, वेरी गुड, अब अगर आप पोटेंशियल निकालते हो एट सम रैंडम पॉइंट P जो आपका अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए आपको पता है इट विल बी KQ अपॉन R प्लस K इंटू चार्ज ऑन आउटर स्फीयर विच इज कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाय द रेडियस विच इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अब ये वाली चीज आप यहाँ पर सारी सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लेना, ट्राई टू डू दिस। मेरा जो फाइनल आंसर आया था दैट वाज KQ इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? सही है बेटा? यस मैम। वेरी गुड। तो अपन फिर इतना ही करेंगे अभी आज की क्लास में। दिस इज ऑल वी विल कंसिडर, वी विल ऑल, दिस इज ऑल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। हम अपना थोड़ा सा अर्थिंग वाला पार्ट बचा है इसका, वो अर्थिंग वाला पार्ट करके प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वाला पार्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल बिगिन विद द कैपेसिटर्स वाला पोर्शन। तो